दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक क्लियर कर लिए थे। आज उसी के आगे हम अगला चैप्टर लेकर के आए हैं। चलो दोस्तों समय बर्बाद ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं ला पाया कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन आज मैं आपके सामने आगे के चैप्टर्स की वीडियो लेकर के आया हूँ। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दैविक राजा के बारे में बताओ। तो दोस्तों थोड़ा सा दैविक राजा के बारे में जान लेते हैं। दैविक राजा का मतलब होता है दोस्तों देवी देवता। देखते हैं, देवी देवता की पूजा में राजा उच्च स्थिति हासिल करते थे। दोस्तों जब देवी देवता की पूजा होती थी तो उसमें राजा को उच्च माना जाता था। कुषाण शासकों ने ऐसा किया। सबसे ज़्यादा किस शासकों ने दोस्तों किया था? कुषाण। कुषाण एक वंश था दोस्तों। आगे उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों ने विशालकाय मूर्ति स्थापित की थी। दोस्तों मथुरा एक उत्तर प्रदेश में मथुरा प्लेस है, वहाँ पर क्या किया था कुषाण शासकों ने क्या किया था? एक मूर्ति स्थापित की थी। आगे देखते हैं, अफगानिस्तान में भी ऐसा किया गया था। अफगानिस्तान में इसके साक्ष्य मिलते हैं। इन मूर्तियों के माध्यम से राजा खुद को देवतुल्य पेश करते थे। देवतुल्य पेश करते का मतलब दोस्तों क्या होता है? ईश्वर के बराबर अपने आप को बताते थे कि हाँ जो भी है अब हम ईश्वर हैं। आगे देखते हैं, चौथी सदी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य क्या हुआ? गुप्त साम्राज्य निकल कर के गुप्त साम्राज्य का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों से मिलता है। जैसे प्रयाग प्रशस्ति की रचना इलाहाबाद में हुई है। दोस्तों याद कर लेना, प्रयाग प्रशस्ति की रचना कहाँ हुई है? इलाहाबाद में। और ये हरसेन ने की थी, संस्कृत भाषा में की गई है। और यहाँ का जो था ये समुद्रगुप्त का राज्य कवि था। किसका राज कवि था? समुद्रगुप्त। ठीक है। आगे है, क्या मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन कई ज़्यादा बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो 19वीं शताब्दी में जब इतिहासकारों ने भारत के प्रारंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का मुख्य काल माना गया है। तो इतिहास का मुख्य काल किसको माना गया दोस्तों? मौर्य काल को। इस साम्राज्य में भारत गुलाम था। जब मौर्य काल हमारे यहाँ पे आया था तो क्या था? मौर्य काल तक भारत क्या था? हमारा गुलाम था। ये हम कह सकते हैं 19वीं शताब्दी तक जब इतिहासकार इसके बारे में लिख रहे थे। साफ सी बात है 19वीं शताब्दी में हमारा भारत देश भी गुलाम था। अद्भुत कला का साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं, जैसे मूर्तियाँ, अभिलेख, अशोक स्तंभ, सिक्के इत्यादि सारी चीज़ों का साक्ष्य हमें मिलता है। मौर्य शासन लगभग 150 साल तक चला था। कितने साल तक दोस्तों? 150 साल तक। क्लियर। आगे देखते हैं, जनता के बीच राजा की छवि कैसे थी? अगला क्वेश्चन है आपका। जो जनता थी, जनता के बीच में राजा की क्या छवि थी? तो इसके साक्ष्य ज़्यादा नहीं प्राप्त हुए हैं। जातक कथाओं को इतिहासकारों ने पता लगाने का प्रयास किया। जातक कथाओं से ये कहानियाँ मौखिक थी। दोस्तों ये जातक कथाएं जो थी वो लिखी नहीं गई थी, ये सारे मुँह ज़बानी या हम कह सकते हैं कि ओरल सुनी जाती थी। बाद में लिखा गया, लेकिन किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। गततिंदु जातक कहानी प्रजा के दुख के बारे में बताया गया। एक गततिंदु जातक कहानी लिखी गई है जिसमें कहा गया कि प्रजा के बारे में या उसमें प्रजा के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। क्लियर। आगे देखते हैं, उपज बढ़ाने के तरीकों का अभिलेख कीजिए कि लोग उपज कैसे बढ़ाते। उपज का मतलब दोस्तों खेतों में अनाज कैसे ज़्यादा पैदा करते थे। तो हल का प्रयोग करना शुरू हो गया था इस समय में। लोहे की फाल लगाई जाती थी। लोहे की फाल का मतलब दोस्तों जैसे ये हल है तो इसमें जो ये वाला पार्ट होता था जहाँ से जुताई किया जाता था, तो ये वाला जो पार्ट होता था ये लोहे का हो जाता था। ठीक है। आगे देख क्यों होता था? क्योंकि ये थोड़ा सा गहरा गड्ढा खोद देता था और जितनी गहराई जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छे से बीज ज़्यादा अच्छा से मतलब अंदर जाएगा, ग्रो करेगा। ऐसे 6ठी सदी ईसा पूर्व से में गंगा कावेरी की घाटियों में, दोस्तों गंगा कावेरी से मिट्टी अच्छी आती थी पानी सिंचाई वगैरह के लिए। मतलब मिट्टी जब अच्छी होगी तो साफ सी बात है उपजाऊ होगी, फसल भी अच्छी होगी। पंजाब राजस्थान जैसे इलाकों में लोहे के फाल वाले हल शताब्दी में शुरू हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि लोहे का फाल का भी साक्ष्य पाया गया। पर्वतीय इलाकों में कुदाल का लोग प्रयोग करते थे और कुओं, तालाबों, नहरों द्वारा यहाँ पर क्या की जाती थी? सिंचाई की जाती थी। क्लियर। चलो आगे देखते हैं, ग्रामीण साम्राज्य में क्या क्या विभिन्नताएं थी। मतलब गांव का जो साम्राज्य था वहाँ पर बहुत सारी विभिन्नताएं थी। पहला, उपज बढ़ाने के लिए उपज बढ़ाने का लाभ सबको नहीं मिलता था। दूसरा, भूमिहीन किसान भी थे, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास भूमि नहीं थी। तीसरा है बड़े जमींदार लोगों का होना, मतलब जो बड़े बड़े जमींदार होते थे वो दूसरे को खेती करने नहीं देते थे, ज़्यादा फ़ायदे पाते। चौथा, बड़े जमींदार
ग्राम का प्रधान ताकतवर लोग होते थे, मतलब जिनके पास भैया पावर है, पैसा है, वो नहीं लोग जमींदार होते थे। अगला है, जबकि छोटे छोटे किसान कमज़ोर वर्ग के होते थे। साफ सी बात है, आज भी आप देखते हैं प्रधान का पद अक्सर वंशानुगत होता था, मतलब एक ही परिवार के लोग यहाँ पर काम करते थे। क्लियर दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे जो था जो गांव के प्रधान होते थे, जिनके पास पैसा अच्छा खासा होता था, उन्हीं को प्रधान बनाया जाता था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भूमिदान और नए सम्रांत ग्रामीण वर्ग के बारे में बताइए। तो भूमिदान प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, मतलब भूमि को दान देना। इसका साक्ष्य अभिलेखों में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? अभिलेख दोस्तों दो प्रकार के होते थे, एक पत्थर के अभिलेख, एक ताम्रपत्र के। ताम्रपत्र का मतलब होता है दोस्तों तांबा। ठीक है, किसका होता था? तांबा का। आगे देखते हैं, जो भूमिदान लेते थे उन्हें प्रमाण के रूप में दिया जाता था, मतलब प्रमाण दिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं, भूमिदान धार्मिक संस्था या ब्राह्मणों को, मतलब जो भूमिदान दिया जाता था वो धार्मिक संस्था और ब्राह्मणों को भी दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, जो अधिकतर अभिलेख होते थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में। और कुछ तमिल तेलुगु में भी पाए गए हैं। देखो उदाहरण के तौर पर, चंद्रगुप्त द्वितीय राजा की पुत्री प्रभावती गुप्त थी। प्रभावती गुप्त के पास संपत्ति बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने दान भी दिया। जबकि संस्कृत ग्रंथों के अनुसार स्त्री को संपत्ति का स्वतंत्र अधिकार नहीं था। दोस्तों संस्कृत ग्रंथ कहता है स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था, लेकिन जो तमिल और तेलुगु ग्रंथ है वो कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जो राजा था, उसकी जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त थी, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, वो अपने प्रॉपर्टी को कई सारे लोगों में दान भी की है। क्लियर। आगे देखते हैं, नगर और व्यापार के बारे में बताइए। ठीक है, तो चलिए पहले नए नगर के बारे में देख लेते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व में नए नगरों का विकास हुआ। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी अलग हुआ करती थी। ये नगर संचार के मार्गों के नज़दीक बसते थे। दोस्तों नगर जहाँ बसाया जाता था जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए, जैसे पाटलिपुत्र नदी मार्ग के किनारे, उज्जैनी भूतल मार्ग था, पुहार समुद्र तट, मथुरा व्यवसायिक संस्कृति, मतलब ऐसी जगह देखते थे जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए। क्लियर। अब थोड़ा सा संभ्रांत वर्ग के बारे में देख लेते हैं। अमीर वर्ग जिसे कहते हैं। संभ्रांत वर्ग संपन्न वर्ग, कुछ भी कह सकते हो। राजा किलेबंद नगर में रहता था। इन नगरों की खुदाई के समय सोने के सिक्के, तांबे, हाथी के दांत, कांस्य मूर्ति, शीशे, मतलब इत्यादि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिली है। क्लियर। गहने बर्तन भी यहाँ पर मिले हैं। ठीक है। और यहाँ पर तो खुदाई के बाद धोबी की, लिपिक, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, गुरु, व्यापारी, मतलब बहुत सारे ऐसे ब्यौरे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उत्पादक और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रेणी किसे कहा जाता है? श्रेणी। तो उत्पादक और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है। कच्चे माल को खरीद कर उसका सामान बना करके क्या किया जाता था? बेचा जाता था। क्लियर।